पासवान एग्जाम प्रेप चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट क्वेश्चन पेपर 2021 के साथ उपस्थित हूँ और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था 2021 में, उसका ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फाहियान, वेनसांग। तो जो वेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था 629 ईस्वी में, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था और 399 ईस्वी में। टॉमस रो जहांगीर के समय में आया था 1616 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी फाहियान, इसके बाद वेनसांग, इसके बाद टॉमस रो, इस क्रम में ये लोग भारत आए थे। 399 में फाहियान आया था और वेनसांग जो है 629 ईस्वी में आया था और टॉमस रो जो है 1616 ईस्वी में जहांगीर के समय में आया था। तो अगला है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? इसका ऑप्शन ये होगा, सिराजुद्दौला अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ? तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था अंग्रेजों से, और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। लॉर्ड डलहौजी जो है वो जिनके बच्चे नहीं होते थे, मतलब गोद निषेध प्रथा को हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जिस राजा के पास उसका वंश चलाने के लिए उसे संतान नहीं होते थे, उसको जो है वो हड़प लेता था। तो हड़प नीति को जो है व्यापगति का सिद्धांत या फिर गोद निषेध की प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी जो हम धनतेरस मनाते हैं, धन्वंतरी महाराज का पूजा करते हैं उसमें। तो ऐसा है हमारे प्राचीन इतिहास में कि जो पुराणों और शास्त्रों में धन्वंतरी का जो उल्लेख किया गया है, उसमें जो है पृथ्वी पर सबसे पहले वो लोग आयुर्वेद को लाने वाले थे। तो पृथ्वी पर जो आयुर्वेदिक इलाज होती है, आयुर्वेद को पृथ्वी पर लाने वाले जो प्रथम लोग थे वो धन्वंतरी लोग थे। लेकिन यहाँ पर धन्वंतरी दो प्रकार से इतिहास में है, और यहाँ पर जो धन्वंतरी होंगे वो चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिन्हें धन्वंतरी कहा गया इतिहास में। और एक धन्वंतरी जो प्राचीन इतिहास में मिलता है उसका उल्लेख, उसमें धन्वंतरी होते थे जो ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए थे। आयुर्वेद को लेकर वो लोग आए थे, आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेकर वो लोग आए थे। ओके, अगला देखते हैं, जिनका उल्लेख जो है किसमें मिलता है? पुराणों और शास्त्रों में मिलता है धन्वंतरी का उल्लेख। और इस धन्वंतरी का जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ओके, तो अगला है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक। तो इंडिका के लेखक आप सभी लोग जानते हैं कि ये मेगास्थनीज थे। अगला देखते हैं,
साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत में आया और इसका गठन जो है ब्रिटिश संसद के अंदर हुआ था और 1927 को हुआ था और 1928 को ये भारत में आया। ठीक है। भारत में साइमन कमीशन का विरोध भी किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये लाहौर का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया वो लाहौर के अधिवेशन में 1929 में हुआ था, जो उसमें पारित किया गया। अगला है, निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के इसमें होगा सुभाष चंद्र बोस, इसके कमांडर थे ये, जो कि 1943 में इसके कमांडर ये बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। और जो मित्र मेला जो है बीडी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मित्र मेला की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और अगला है होम रूल लीग इनिवेशन। ठीक है। और गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल। इस तरीके से ये होगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, 2, 1, 3, 4। ओके। अगला देखते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। और खिलाफत आंदोलन जो है भारत में मुस्लिम के जो लोग थे, मुस्लिम नेता, वो लोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। और इसमें जो संस्थापक लोग थे वो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र इत्यादि लोग जो इसमें है ये इसके संस्थापक थे। और इन्हीं लोगों के द्वारा जो है काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया, जिसमें जो है लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया और जिसमें ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन में जो सरकारी खजाना था उसको लूट करके उससे हथियार खरीदने के लिए उसको लूटा गया था। ठीक है। और अगला देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई जो है ऑप्शन बी 1953 में की गई थी, जिसमें जो है तेनजिंग नोगई और एंडमान हिलरी जो है इसमें माउंट एवरेस्ट पर फतह किए थे। अगला है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी जो है
इसका सही आंसर होगा। इस उद्यान में जो है रेंगने वाले जीव और पक्षियों को आश्रय दिया गया है, इसकी यही खासियत है। ऑप्शन सी। इसके बाद अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया, राजनांदगांव। इनमें से ऑप्शन ए होगा दल्ली, राजहरा। ओके, जहाँ और ये जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, जहाँ पर लोहा पाया जाता है। कोबरा में कोयला पाया जाता है अच्छी क्वालिटी का। अगला है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह सही है। बारालाचा और सिपलीला जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये वाला जो है ऑप्शन बी वो गलत है। और थांगला और नीतिला और लिपुलेख दर्रा जो है लिपुलेख जो है स्थित है उत्तराखंड में, तो ये तीसरा भी गलत है। इस प्रकार से ये वाला और नाथुला और जेलेपलास जो है वो सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। तो ये वाला सही है और ये वाला सही, ये दोनों गलत हैं। तो दूसरा और तीसरा यानी ऑप्शन बी जो है ये गलत है इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा 2 और 3, जो कि इसका सही जोड़ा नहीं है। अगला देखते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ब्याज दर, शेयरों की कीमत और नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो ये ऑप्शन सी होगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना जब नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने पर बढ़ती है, तो उस पर जो संभावना है निजी निवेश पर वृद्धि की वो अधिक हो जाती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम ये तृतीयक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, कृषि क्षेत्र को। कृषिगत क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य उद्योग जो आते हैं। और सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 19 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत में MS स्वामीनाथन जो है कृषि क्षेत्र में इन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला देखते हैं, कृषि क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे वो स्वामीनाथन थे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो PV नरसिम्हा राव जो थे ऑप्शन ए। PV नरसिम्हा राव जो थे वो 1991 के दौरान आर्थिक सुधार के दौरान जो थे वो प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। ओके,
भारत में संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, दंड, प्रक्रिया संहिता। 21 का इसका जो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन डी जो है ये भारत के संविधान के राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में जो है पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल ये राज्य सूची के में सम्मिलित हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें अर्ध संघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र और शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी विशेषता। लेकिन ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायतंत्र जो है भारतीय संविधान की विशेषता में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निदेशक तत्व, राजनीति के निदेशक तत्व और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राजनीति के निदेशक तत्व जो हैं भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ओके, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये बलवंत राय कमेटी, मेहता कमेटी, ये जो है त्रिस्तरीय राज्य पंचायती का राज्य व्यवस्था का विचार रखा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। ओके, अगला देखते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह जो है सर्किट में होता है। अगला देखते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है वो होता है ओम। ओके, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है, तो कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऊपरी सतह को जो है अधिचर्म एपिडर्मिस कहते हैं। ऊपरी सतह को जो है सबसे बाहर जो होता है वो अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस कहलाती है, और सबसे अंदर जो होता है वो अंतरचर्म एंडोडर्मिस कहलाती है। ठीक है ना, और जो चर्म होता है वो मध्य का भाग होता है। डर्मिस जो चर्म होता है वो मध्य का भाग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये है, अब इसको सॉल्व करना है। इसमें हम अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, कड़ी के अंदर जितना है। ठीक है ना, ये
एक प्रकार से इसको इसमें गुणा करके आपस में जोड़ करके इसको एक भिन्न के रूप में ले आएंगे साधारण। तो 169 इंटू 1 प्लस 27, 169 और 27 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 196, और 196 बटे 169 कर अंडर रूट में रहेगा। तो इसको जो हम अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 196 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 14, और 169 का हो जाएगा 13। ठीक है ना। तो हो जाएगा ये यहाँ पर, एक मिनट में सॉल्व करती हूँ। कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, और इसके बाद में इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 14 बटे 13 इक्वल 13x प्लस यह 19, ये है 13। ठीक है ना। 14x प्लस 13, तो इसको हम 13 से आपस में काट देंगे तो हो जाएगा 14 इक्वल x प्लस 13। ठीक है ना। तो x इक्वल हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1। इसको हम सॉल्व कराएंगे ब्लैक बोर्ड पर। जितने भी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है थर्ड सेकंड शिफ्ट का सब इकट्ठा करके मैं एक दिन सॉल्व करा दे रही हूँ। अगला देखते हैं। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो हम इसको इससे भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने 108 हैं। तो इसका 37 का 2 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। ठीक है। 37 दूनी 74, 1 1 75 हो जाएगा। तो हो जाएगा 75/2। ठीक है। और इक्वल 1/e इक्वल नहीं है यहाँ पे 75/2 और भाग करेंगे 1/8 से। ठीक है ना। तो जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 75/2 इंटू 8/1 इस तरह से करेंगे। 2 चौक 8, 75 गुणे 4, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 300 आएगा। इसका ऑप्शन ए होगा 300। अगला देखते हैं। अगला है ये अंडर रूट इतना है, तो इसी यहाँ पे जो भिन्न जो दशमलव है वो समान है तो ये यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है ना। तो ये 361/1024 अंडर रूट इस तरीके से है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19/32। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 361 19 से यहाँ 361 होगा, और 32 इंटू 32 इक्वल 1024 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अगला देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। इसको सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा 10.8 आएगा। ठीक है ना। 10.8 इसका आंसर आएगा। अगला देखते हैं। 13 परिणामों का औसत 64 है। पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें परिणाम का औसत ज्ञात करना है। पहले 13 परिणामों का जो औसत दिया हुआ वो 68 है। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 13 इंटू 68 जो आएगा टोटल इसका परिणाम हो जाएगा। पहले 7 परिणामों का औसत 7 इंटू 600 7 इंटू 63, इसके बाद में जो आएगा और इस 70 इंटू
7 7 सत्ते 49, 490। तो इन दोनों को जोड़ करके, पहले 7 और आखिरी 7 को जोड़ करके, कुल परिणामों को जोड़ करके और टोटल परिणामों से उसको माइनस करेंगे, टोटल परिणामों को उसमें से माइनस करेंगे तो जो आएगा वही जो है 7वें परिणाम का आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये 47 आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होगा। ठीक है। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होगा। गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा? गजवदन का गणपति जी होंगे। ठीक है ना। और इसके बाद में कांटों से भरा हुआ, वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, ये होगा। इसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी, उचित निर्णय करना। इसके बाद में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, बहिष्कार होगा, बहिष्कार। इसके बाद में अगला देखते हैं। ये पैसेज दिया हुआ है और इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर हमें देना है। ठीक है ना। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद में अगला है 42 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइंबिंग इनटू बेड। इसके बाद में 44 नंबर का ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद अगला है कीन का एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा डल। ओके। 45 का ए डल। इसके बाद में 46 नंबर देखते हैं। ये रीजनिंग का हो गया। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता से रेबीज होता है, तो मच्छर से मलेरिया होगा। ठीक है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो यहाँ पर नन मतलब धर्म संगिनी हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है। और सूरवीर, पादरी मुनि धर्म संगिनी, ये सब धर्म से संबंधित है, सूरवीर नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके। अगला देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में 48 का किसी निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको जब सॉल्व करने पर जो आंसर आया, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आया 48 का, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। अगला है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन डी होगा, बहन। अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? आप लोग जानते हैं किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है और लीप वर्ष का एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है 18 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार था, तो अगले 18 फरवरी 2006 को क्या होगा? शनिवार हो जाएगा। और 18 फरवरी 2007 को क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, ऑप्शन ए, रविवार। ठीक है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो ये है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान जो है
अपने राज्य के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। अगला है 52 नंबर। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए है मास्टर कार्ड। ठीक है ना, मास्टर कार्ड पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद में अगला है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा जो है नमस्ते योग शुरू किया गया मोबाइल ऐप। ये ऑप्शन सी। ठीक है ना, 54 का टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? ठीक है ना, ये मरियप्पन थांगवेलु जो हैं इनको नामित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो ये है 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो ये अभिनेत्री हैं विद्या बालन जी, शेरनी मूवी से हैं ये। और विद्या बालन के नाम पर जो है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। अगला है 55 नंबर। सत्तावन नंबर है ये। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ये है जापान का। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जापान। ओके, तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जो कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। अगला देखते हैं। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो ये जीता है डीएमके, ऑप्शन ए। तो 58 का ऑप्शन ए डीएमके ने जीता है। ठीक है ना, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं स्टालिन बिने। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? तो ये है आइसलैंड। अगला है कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये तेलंगाना है। तेलंगाना जो है वह मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। इसके बाद अगला है किस निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के
नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भूटान। भूटान को जो है थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओके, इसके बाद में अगला है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में स्थित है। ठीक है ना, पीस पैलेस। और इसमें जो 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहे मूर्ति कलाएँ जो हैं वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित हैं। अगला है, विश्व प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित हो? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है उड़ीसा, ऑप्शन डी उड़ीसा से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो जो नाइट्रोजन होता है वो हरित गैस नहीं है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है हरित गैस नहीं है। अगला देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस लिए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला है, यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर देना है। चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य। इसके बाद में दूसरा है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि इसमें से चुनना, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन कैसा था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 72 का ऑप्शन डी। और इसके बाद में अगला है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य था धर्म में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है तो सभी धर्मों का आदर करना। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय जो है सभी धर्मों के आदर से है। सभी धर्मों का आदर करना। अगला है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया। ठीक है ना, अगला गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। यहाँ पे मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ये साहित्य शास्त्री में जो है वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव होता है। मानव शरीर के
मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। 78 का ऑप्शन सी। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 78 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। 79 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो निरामय शब्द का पर्याय स्वस्थ से है। अगला देखते हैं। अगला 81 से 85। इसमें 81 से 85 एक जो ग्राफ दिया है उससे हमें उसके आधार पर हमें जो है इसको सॉल्व करना है। तो पहला है 81 नंबर, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे कम हुआ है। अधिकतम कम हुआ 12-13 में देखते हैं। 12-13 इसके बाद में है 15-16 यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा कमी। और उसके बाद में 16-17 में और इसके बाद में 19-20 सबसे अधिकतम कहाँ घटा है 15-16 में घटा है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम हुई वृद्धि। पिछले वर्ष की तुलना में 13-14 में देखते हैं। पहले 1 मिनट। अधिकतम वृद्धि देखना है 13-14 में। इसके बाद में 17-18 इसके बाद में है 14-15 इसके बाद में है 18-19 18 से 19 यहाँ पे। तो अधिकतम जो है वृद्धि हुई है 13-14 में। तो ऑप्शन ए जो है 82 का ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 13-14 में अधिकतम वृद्धि हुई है। इसको ग्राफ से ही इसको सॉल्व करना है। अगला देखते हैं। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो ऊपर देखते हैं ग्राफ में प्रथम 3 वर्ष। तो यहाँ लेंगे 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 2-3 वर्ष। तो 42, 44, 58 3 वर्षों का जो है ये उत्पादन दिया हुआ है उसको हम जोड़ लेंगे और 3 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार तीनों वर्षों के उत्पादन 42, 44 और 58 को जोड़ करके 3 से भाग देंगे और इसके बाद में जो आएगा आंसर वही औसत उत्पादन हो जाएगा इसका। तो 48 मिलियन टन ऑप्शन सी ये वाला इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष 13-14, 14-15 इसको ग्राफ में देखेंगे। 13-14 पूछा क्या है, अधिकतम सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ 13-14, 14-15 13 से 14, 14 से 15 और इसके बाद में कितना दिया हुआ है 13 से 14, 14 से 15, 18, 19 13 से 14, 14 से 15, 18 से
19 और 19 और क्या दिया हुआ है 17 से 18, 17 से 18। तो सबसे ज़्यादा जो हुआ है आप लोग देख सकते हैं 13-14 में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 13-14, ऑप्शन ए, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा 13-14। 84 का सही आंसर हो जाएगा 13-14, ऑप्शन ए। अच्छा, ये वाला 14-15 ये यहाँ पे है, यहाँ पे 14-15 में अधिकतम उत्पादन सीमेंट का दर्ज हुआ 98 है। सॉरी, वो गलत हो गया था। इसका सही ऑप्शन होगा 14-15, ठीक है ना। इस तरह से। इसके बाद में अगला है वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। वर्ष 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। तो देखते हैं 11-12 ये 11 और 12 44-58, इसके बीच का जो अंतर होगा उसको मान लीजिए इसके बीच का अंतर 14 आ रहा है, 14/100/44 कर देंगे। जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बार 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 31.8%। और अगला है 86 से 90, जो कि ग्राफ है। इसमें दिया गया है कि ग्राफ एक वस्तु के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। और इसके बाद में उसी के आधार पर इसका क्वेश्चन आंसर करना है। वर्ष 14-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, ठीक है ना। यक्स का आयात ग्राफ दिया गया है। तो 14-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 300। यहाँ ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है 7, 8, 9, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वृद्धि हो रही 14-15, 15-16 में वृद्धि दिखाना है। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है 9, 3, 12, 300 की वृद्धि हो रही है 15-16 में। और यहाँ पे बताना है कि 16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितनी थी 15 से 16 में। तो 15 से 16 में जो वृद्धि हो रही है 300 की वृद्धि हुई है 9 से 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे 300 × 100, 300 गुणे 100/900 ऐसे करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे 3 त्रिक 9, तो 100/3 यानी कि कितना आएगा इसका आंसर 33.3%, या फिर 33 सही 1/3%, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा। ओके, अगला देखते हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत है। तो वृद्धि का औसत निकालना है सभी वर्षों के लिए। तो यहाँ पर एक ग्राफ में आते हैं, यहाँ देखते हैं सभी वर्षों में वृद्धि कितना हुई है 7 से 9 हुआ है, 8, 9 यहाँ 200 की वृद्धि हुई है।
तो 200 प्लस 300 प्लस यहाँ 0 है, इसके बाद में 1200 1300, यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे 2000, यहाँ 700। ओके, 4, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 2 5 8 5 13, यहाँ 1300 हो जाएगा 4, ठीक है ना। 1300/4 करेंगे और इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 325, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 325। विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था? यक्स के औसत आयात से अधिक था। यहाँ पर हम यक्स का औसत आयात निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब 700 900 1200 1200 1300 2000 सब आपस में जोड़ करके और इसको 1 2 3 4 5 6 इसको जो है 6 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। जो आएगा वो आंसर वो आएगा 1216, और 1216 जो है कहाँ अधिक है, कितने वर्षों में, यहाँ पे 1300 है, यहाँ 2000 है, यानी 1216 किससे अधिक है, यहाँ कितने बार अधिक है, 1 2 बार अधिक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 2 बार जो है अधिक है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यक्स के आयात से अधिक आयात और यक्स के आयात औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। तो उसका औसत आयात 1216 है, तो 1216 से कितने अधिक हैं और कितने कम उसको देख लेंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है ना, बी। तो इस प्रकार इसका 89 का जो है बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितना अधिक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन डी जो है इसका आंसर आएगा। ये 91 से 95 ये टेबल दिया हुआ है और इसके आधार पर इसको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु 35 और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात 5 7 35 5 9 45। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। शनिवार को डी द्वारा, सोमवार को डी द्वारा, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, ये सी। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। तो यहाँ पे हो जाएगा 20,
45 यानी कि 4×100/9 है ना। 4×100/9 तो कितना आएगा? ऑप्शन सी 44.44%। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोम, मंगल तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? और बी सी डी सोम, मंगल, शनि, बी सी डी सोम, मंगल, शनि, सोमवार बी सी, सोम, मंगल, शनि, सोम, मंगल, शनि, बी सी डी यानी कि 45, 48 और 40 को आपस में जोड़ लेंगे, 3 से भाग दे देंगे और जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, 28.3 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगला देखते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य का अंतर। अब सोमवार को बेची गई वस्तुओं को आपस में जोड़ करके 4 से भाग देंगे, उसका औसत निकल जाएगा। और उसी प्रकार किसका है, उसी प्रकार से शुक्रवार के वस्तुओं को बेच करके 4 से भाग देंगे, उसका औसत, उसको दोनों आपस में घटा करके जो आंसर आएगा उसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, ऑप्शन सी जो है 5.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। ये सारणी दी गई है जिसके आधार पर हमको इसको सॉल्व करना है। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? यहाँ पे देखते हैं 13-14 में, 13 से 14, ये तो बढ़ी हुई है। गिरावट पूछा, गिरावट दिखाई दी 13 से 14 में गिरावट है एक बार, और इसके बाद में 14 से 15 से 16 दिया हुआ है। 15 से 16, 13 से 14, 15 से 16, 13, 14, 71 था, 70 हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे 15 से 16 यहाँ वृद्धि हुई है, गिरावट यहाँ हुई है। और इसके बाद में यहाँ 14 से 15 यहाँ भी गिरावट हुई है। और इसके बाद में 16 से 17 यहाँ वृद्धि हुई है। किस वर्ष में दौरान गिरावट दिखाई दी है? तो 13 से 14 में गिरावट हुई है। इसके बाद में 14 से 15 में भी गिरावट हुई है। 13 से 14, 14 से 15। ठीक है ना। यहाँ पर आलू के जो ये दिया हुआ है 2010-11 से 16-17 का जो ये उत्पादन है आलू का प्रोडक्शन, इसको हम आपस में जोड़ लेंगे और 7 से भाग देंगे, जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 98 का बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इस तरह सॉल्व करने पर। 16-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो 96 का 16-17 के मध्य किस फसल के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो टेबल में देखेंगे 16-17 के मध्य किन फसल के मध्य गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पे देखते हैं 16 से 17 यहाँ पे वृद्धि हुई है। यहाँ पर 826 से यहाँ पे चावल में दिख रहा है। इसके बाद में
अगला देखते हैं जो चावल बाजरा में 60 इसमें वृद्धि हुई है। इसमें पूछा गिरावट आलू में वृद्धि हुई है। तो जो गिरावट हुई है वो चावल में हुई है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, 99 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं आलू का उत्पादन 15-16 में से 10-11 का अंदाजन कितना गुना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1.90 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया है ये 97-96 का। तो बने रहिए हमारे साथ में। इस प्रकार हम लोगों ने ये 24 अगस्त 2021 का पेपर जो है सेकंड शिफ्ट का है, इसको हम लोग इसके क्वेश्चन को देखें किस तरह का पेपर आया था। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।